हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। मैं कल्पना मिश्रा एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो ये चैप्टर आज हम करेंगे हाफ चैप्टर इन पार्ट 1 एंड हाफ चैप्टर इन पार्ट 2। सर्कुलेशन तक हम इसे देख लेंगे, ठीक है। जितना भी बॉडी फ्लूइड वाला पार्ट है वो सब हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर लेंगे, देन सर्कुलेशन हम पार्ट 2 में करेंगे, ताकि हमारा कुछ भी ना कन्फ्यूज़न होने पाए और ना ही हमारी किसी भी तरह के पॉइंट्स मिस होने पाए वन शॉट करने के चक्कर में, ठीक है। हम वन शॉट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे वन शॉट, क्योंकि उसके लिए मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, बट हम वो एग्जाम टाइम में करेंगे और थोड़ा से क्विक वन शॉट करेंगे, ठीक है। अभी हमें डेप्थ में पढ़ने की नीड होती है, तो वी विल स्टडी इन द डेप्थ, ओके। तो स्टार्ट विद द चैप्टर। दिस इज चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ब्लड, लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारा हमें इसमें स्टडी करना होगा। तो देखना स्टार्ट करते हैं। वह थोड़ा सा इसे मैं जूम कर लेती हूँ ना, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम ब्लड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ब्लड की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको जाननी चाहिए, देन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरा, ओके। ब्लड कैसा होता है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे मेसोडर्मल ओरिजिन के होंगे, क्लियर। नेक्स्ट, इसका पीएच कितना होता है? पीएच होता है 7.4। इट मींस 7.4 क्या होगा? स्लाइटली बेसिक होगा, ठीक है। अल्कलाइन इन नेचर होता है ब्लड हमारा। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, क्लियर, हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट, ब्लड बनता कहाँ है? इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है हमारी बॉडी में? इसकी सिंथेसिस होती है बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन मैरो में, नाम से ही क्लियर है, ये बोन में प्रेजेंट होगा। जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं, शॉर्ट बोन्स की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग बोन्स में एक स्पंजी टिश्यू फिल्ड रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रैबिकुली, ठीक है, ट्रैबिकुली। इसी से फॉर्म होती हैं आपकी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। बोन मैरो से ही फॉर्म होती हैं। बोन मैरो डिफरेंट हो सकता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कौन से बोन मैरो में कौन सी फॉर्म्ड एलिमेंट बनेगा हमारा, ठीक है। लॉन्ग बोन्स में कुछ एग्जाम्पल बताइए। लॉन्ग बोन कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी में? फीमर। थाइस की जो बोन होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, दैट इज फीमर, क्लियर। ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, इनमें ऊपर की तरफ क्लोजर भी होता है, बंद हो जाती हैं, ठीक है, टाइम के बाद में। उस क्लोजर को क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस, ठीक है। तो सिंथेसिस से रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म्स थे, जो छोटे छोटे वर्ड्स थे, वो सारे हमने देख लिए। बोन मैरो में किस तरह की सेल्स होती हैं? ट्रैबिकुली होती हैं। जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है उसे हम ट्रैबिकुली बोलते हैं, उसी से फॉर्म होता है जितना भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पैरा। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, O2 and other essential substances. जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी में लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, और लाइफ प्रोसेसेस आपकी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी जितनी हैं, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं सभी की बॉडी में। तो इन प्रोसेसेस में बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से लेते हैं बॉडी में, और उनको अपने अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं, उनसे कुछ बनाते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो वेस्ट होते हैं, उन्हें बॉडी से निकालना भी होता है। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट का काम है, अच्छी चीज़ों को लाना, बुरी चीज़ों को ले जाना, बॉडी से बाहर निकालना, ये ट्रांसपोर्ट का काम कोई ना कोई करता होगा। वो ट्रांसपोर्ट का काम हमारा ब्लड करता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेना होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते ही बनते हैं। CO2 बन रही है, यूरिया बन रहा है, ठीक है। हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज, ठीक है। क्लटर को बॉडी में इकट्ठा नहीं करना है, बॉडी को हमेशा डी क्लटर करके रखना है। जिसकी बॉडी में क्लटर इकट्ठा होता है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है, उसे डायलिसिस की नीड हो जाती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को ऐसे ही फंक्शन के लिए बनाया गया है कि इसमें बिल्कुल भी क्लटर हम 1 मिनट भी इकट्ठा नहीं रखते हैं, ठीक है। ब्रीद इन करते हैं, CO2 को ब्रीद आउट तुरंत कर देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा CO2 अंदर हम नहीं रखते हैं। तो बॉडी में ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस और इनटेक की प्रोसेस दोनों ही चलती रहती है।
Is it therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances? इनके लिए हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए इनके ट्रांसपोर्ट के लिए. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट. हमें भी पता है फाइलम मतलब इवोल्यूशनरी, हमने उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है इवोल्यूशन के हिसाब से, मतलब लेस डेवलप्ड, उससे ज़्यादा डेवलप्ड, उससे ज़्यादा डेवलप्ड, सबसे पहले सेलुलर ग्रेड, फिर टिश्यू ग्रेड, देन अलग अलग लेवल पे हमने डिवाइड किया हुआ है. सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे में होता है. तो हमारे में तो पूरा सिस्टम होगा, बट जो लोअर एनिमल्स हैं लाइक इनवर्टिब्रेट्स, उसमें भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स, क्या उनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नहीं होता है. उनमें किसी में भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. हायर इनवर्टिब्रेट्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और वर्टिब्रेट्स में तो होता ही है. ठीक है, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सेलेंट्रेटा लोअर इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं. इनमें कोई भी प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है. स्पॉन्जेस की बॉडी आपने देखी होगी, कुछ इस टाइप से होती है. ये मैंने एक स्पंज की बॉडी बना दी. इसकी बॉडी पे बहुत छोटे छोटे से पोर बने हुए होते हैं. पोर से क्या होता है? वाटर इन होता है इन ऑस्टिया से, इन्हें ऑस्टिया बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स में. ठीक है, इन पोर से वाटर यानी H2O इन हुआ और यहाँ से बाहर निकल गया H2O. तो H2O के साथ में ही न्यूट्रिएंट्स, O2, ये सारा अंदर आ गया और जितना वेस्ट प्रोडक्ट हुआ वो वाटर के साथ ही मिक्स होकर बाहर निकल गया. तो वाटर करंट के थ्रू इनके अंदर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म हो रहा है. ठीक है, लेकिन हमारे अंदर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. Organisms like sponges and coelenterata circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. More complex organisms use special fluid within their bodies to transport such material. Blood. अब आ गई इंपॉर्टेंट लाइन. कौन सा सब्सटेंस हमारी बॉडी में होता है? ब्लड इज द कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड by most of the higher organism including humans for this purpose. ठीक है, another body fluid is also present, that is lymph. तो हमारे अंदर दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है. ठीक है, कौन कौन सा सिस्टम हो गया? एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटा सा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को और क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही दूसरा नाम है वैस्कुलर सिस्टम. ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है ह्यूमन की बॉडी में. और दूसरा कौन सा है? लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम, इसे बोलेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम. इन दोनों को ही स्टडी करेंगे. लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ खास आपको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना है अभी इस NCERT में. ब्लड को हमें डिटेल में स्टडी करना है, लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, जब लिम्फ आएगा तभी मैं उसके बारे में बताऊंगी. यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने का कोई मतलब नहीं बनता. Also help in the transport of certain substances in this chapter. You will learn about the composition and properties of the blood and lymph, and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. ठीक है, तो start with the blood. Blood. ब्लड क्या है? ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट. यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. और कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? आप बॉडी में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के नाम बता सकते हो? जल्दी से आपके माइंड में आ जाने चाहिए जब तक मैं बताऊं. कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, बोन्स, बोन्स आर ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू. मसल्स, bones, muscles and nerves, these all are the connective tissues of your body. ठीक है, blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix. क्या होता है इसमें? fluid matrix होता है, plasma होता है and formed elements. formed elements RBC, WBC and platelets होते हैं. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट है प्लाज्मा. सबसे पहले प्लाज्मा को ही स्टडी करना है हमें. प्लाज्मा कैसा होता है? लिक्विड स्टेज होता है. ब्लड को अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट्स में, मेन मोटे मोटे दो पार्ट्स में, तो इसमें एक तो पार्ट होता है सॉलिड पार्ट जिसे हम बोलते हैं हीमेटोक्रिट. क्या बोलेंगे? हीमेटोक्रिट. यह है सॉलिड पार्ट.
हमें ब्लड जो दिखता है नॉर्मली कट हो जाता है तो ब्लड कैसा दिखता है, लिक्विड ही दिखता है, बट वो कंप्लीटली लिक्विड नहीं है, उसमें कार्पसेस यानी कणिकाएं प्रेजेंट हैं, ठीक है, कण हैं उसमें, यानी कि वो सॉलिड होंगे, कणिकाएं तो सॉलिड ही होंगी। तो ये सॉलिड पार्ट क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये हिमेटोक्रिट वाला पार्ट है, इसे हिमेटोक्रिट बोलते हैं, या फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल सकते हो, या सॉलिड पार्ट बोल सकते हो, ठीक है, प्लेटलेट्स। क्लियर। नेक्स्ट है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है। प्लाज्मा ही हमें अब देखना है, प्लाज्मा का कंपोजिशन, प्लाज्मा में क्या क्या है। प्लाज्मा कैसा होता है, सबसे पहले पेल येलो कलर का होता है, या फिर कलरलेस भी बोल सकते हो, इसमें स्ट्रॉ कलर्ड लिखा है, ठीक है, पेल येलो कलर होता है, एकदम एकदम लाइट येलो कलर, ठीक है, पेल येलो कलर। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड पेल येलो विस्कस फ्लूइड, विस्कस समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। 55% क्या हो गया, प्लाज्मा 55%, बचा कितना 45, तो कितना होगा, हिमेटोक्रिट का पार्ट कितना होगा 45%। क्लियर। 55% इज प्लाज्मा, द ब्लड, इन द ब्लड 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, ठीक है। प्लाज्मा को हम फर्दर यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, आप सुंदर सुंदर सी टेबल्स अपनी बुक में बनाते जाइए या नोटबुक में, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। 90 to 92% क्या हो गया, इसमें वाटर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होते हैं, कोलाइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। तो कोलाइड्स के फॉर्म में, या ऐसे लिख लो आप, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं कुछ जो कोलाइडल स्टेज में रहती हैं। इसमें 3 प्रोटीन्स हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन, ठीक है। फिब्रिनोजन ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोब्यूलिन इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, एंड एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक रेगुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें बहुत सारे आयंस भी रहते हैं, ठीक है, आयंस, या इसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे इसमें, Cl माइनस, Na प्लस, HCO3 माइनस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे फॉर्म्ड एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइट्स या आयन भी रहते हैं इसमें, ठीक है। आयन की वजह से ही जो ब्लड है हमारा वो एसिडिक इन नेचर है, सॉरी बेसिक इन नेचर है, ठीक है। आयंस की वजह से ही हमारा ब्लड एल्कलाइन इन नेचर है, क्योंकि हमें पता है ये सोडियम क्या है, SCO3, Mg कैल्शियम, Mg कैल्शियम, सोडियम, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, और मेटल्स के क्या प्रेजेंट है, आयंस, आयंस प्रेजेंट है, तो इनकी वजह से ब्लड कैसा हो गया। जब भी मेटल के आयन बनते हैं, मेटल जब ऑक्सीडाइज स्टेज में होता है तो वो कैसा नेचर का होता है, क्षार, एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन नेचर का होता है, इस वजह से ब्लड भी स्लाइटली एल्कलाइन हो जाता है। देखो आगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें, 90 to 92% इज प्लाज्मा इज वाटर and proteins contribute 6 to 8% of it. Fibrinogen, globulins and albumins are the major protein, ठीक है। Fibrinogen are needed for clotting and coagulation of blood. Fibrinogen is related with the clotting or coagulation of blood. Globulins primarily are involved in the डिफेंस। यहाँ पे एक चीज और नोट करते हुए चलो, प्लाज्मा कहाँ फॉर्म होता है आपका, प्लाज्मा फॉर्म होता है लीवर में, ठीक है, प्लाज्मा बनता है लीवर में। तो प्लाज्मा के जो मैक्सिमम सब्सटेंसेस भी होंगे वे भी लीवर में ही बनेंगे। तो फिब्रिनोजन कहाँ बनेगा, लीवर में बनेगा। इसके अलावा एक और क्लॉटिंग सब्सटेंस होता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि इसी में प्रेजेंट होता है। प्रोथ्रोम्बिन ऑल्सो फॉर्म इन लीवर। नेक्स्ट हमारा क्या देख रहे हैं, ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स यहाँ नहीं बनते हैं, ग्लोब्यूलिन्स बनते हैं लिम्फोसाइट से।
किससे बनते हैं? लिम्फोसाइट से बनते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स में। कहा? लिम्फेटिक ऑर्गन्स में। और ये प्राइमरीली रिलेटेड होते हैं इम्यून सिस्टम से, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, राइट डाउन इट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्लियर? ये एलर्जिक रिएक्शन को भी रिस्पॉन्ड करते हैं ग्लोब्यूलिन्स, और किससे रिस्पॉन्ड करते हैं? एलर्जिक रिएक्शंस को। ठीक है, तब भी ये क्या फॉर्म करते हैं? बहुत तेजी से इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड द एल्ब्यूमिन्स हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस भी ब्लड में मेंटेन होना जरूरी है। उसकी थिकनेस इंपॉर्टेंट है, कितना थिक है, कितना वो लाइट है। एल्ब्यूमिन्स उसको कंट्रोल करते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, SiO3- Cl एक्सेट्रा। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है इनके एक बार ऐसे क्विक वे में देख लो। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। सोडियम नर्व इंपल्स कंडक्शन में हेल्प करता है। कैल्शियम आयन हेल्प्स इन द ब्लड कोगुलेशन। Mg2+ helps in the muscular contraction. HCO3 transports CO2. Cl- also helps in the nerve impulse conduction. ठीक है, etc. नेक्स्ट इसमें और क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो गए, तो कौन उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है? टिश्यूज तक या सेल तक? ब्लड ही करता है। तो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होंगे। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा? प्रोथ्रोम्बिन। एक्टिव फॉर्म क्या है इसकी? थ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन भी इनएक्टिव फॉर्म है फिब्रिन की। ठीक है, फिब्रिन जब क्लॉटिंग होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिब्रिन में, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, तो ये दोनों ही इनएक्टिव स्टेज में प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं। प्लाज्मा से अगर इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? सीरम। ठीक है, क्या बन जाएगा? सीरम। विद प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर है सीरम। तो ऐसे लिख लो, सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा। क्या माइनस करना है इससे? सीरम किस से बनेगा? प्लाज्मा से क्या माइनस करने से बनेगा? कोगुलेशन सब्सटेंसेस। ठीक है, एंड जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं लाइक प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भी क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। प्लेटलेट्स, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इन सबको इसमें से माइनस कर दो प्लाज्मा से तो ये बन जाएगा सीरम। प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर? सीरम क्या है? प्लाज्मा माइनस प्लेटलेट्स, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फॉर्म्ड एलिमेंट्स। Here we will study RBC, WBC and platelets. तो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पैरा देखते हैं। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इरिथ्रोसाइट मीन्स RBC, ल्यूकोसाइट WBC एंड प्लेटलेट्स, और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अराउंड 45% ऑफ द ब्लड। सबसे पहले इरिथ्रोसाइट दैट आर RBCs बनती हैं रेड बोन मैरो में। इन्हें हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। बट रेड ब्लड सेल्स बोलने की बजाय अगर हम इनको रेड ब्लड कार्पुसल्स बोलें तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो रेड ब्लड कार्पुसल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन बॉडी। सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? इरिथ्रोसाइट्स ही होती हैं। जितनी भी बाकी सेल्स प्रेजेंट हैं इसमें, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, उनके कंपैरिजन में इरिथ्रोसाइट्स सबसे ज़्यादा होती हैं। भर भर के होती हैं, इसलिए हमारा ब्लड रेड दिखता है, बाकी सब नहीं दिखते हैं। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ एन एवरेज
5 million to 5.5 million ऑफ RBCs पर क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है, पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है, कितना है 50 to 55 लाख, 5 million to 5.5 million, ठीक है। RBCs आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स, रेड बोन मैरो में बनती हैं। RBCs आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज एन इम्पोर्टेंट लाइन, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इसमें नहीं होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है अब्सेंट, ठीक है। लेकिन दो ऐसे एनिमल हैं, दो वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनके आरबीसी में। कौन कौन से हैं दो? नोट डाउन, कैमल एंड लामा। कैमल एंड लामा दोनों ही सिमिलर दिखने वाले एनिमल हैं। कैमल तो देखा ही होगा आपने, शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल, और उसके जैसा ही दिखने वाला उसका भाई जो फॉरेन में सेटल्ड है, लामा। कहाँ सेटल्ड है फॉरेन में? अमेरिका में, अमेरिका, बड़ा फॉरेनर है ना। कैमल एंड लामा का जो आरबीसी होता है वो ओवल या सर्कुलर होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर? इन द मोस्ट ऑफ द मैमल एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप। हमारा जो आरबीसी है वो कैसा है? कैमल एंड लामा का तो मैंने बना दिया ओवल शेप का, हमारा आरबीसी कैसा होता है? चलो देखते हैं, अभी बनाते हैं स्ट्रक्चर उसका प्यारा सा। हमारा आरबीसी होता है बाइकॉनकेव, यानी साइड से फूला हुआ और बीच में बिल्कुल पिचका हुआ, ठीक है, इस तरह से। और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन जो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं डोनांस मेम्ब्रेन, डोनांस मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के अंदर 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 यहाँ पर कुछ प्रोटीन लगी हुई होती है, चारों ओर इसके एक प्रोटीन सी लगी हुई होती है, इसे बोलते हैं स्ट्रोमैटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? स्ट्रोमैटिन प्रोटीन, स्ट्रोमैटिन प्रोटीन। अरे लिख क्यों नहीं रहा? प्रोटीन। क्लियर? स्ट्रोमैटिन प्रोटीन। और इसी स्ट्रोमैटिन प्रोटीन पर हीमोग्लोबिन चिपके रहते हैं। क्या चिपके रहते हैं? इसी स्ट्रोमैटिन प्रोटीन के ऊपर हीमोग्लोबिन लगे रहते हैं। हीमोग्लोबिन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में नहीं भरे रहते हैं, ठीक है, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी मेम्ब्रेन पर लगी हुई स्ट्रोमैटिन प्रोटीन से अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, they have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin, ठीक है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आयरन। आयरन 2+ प्रेजेंट होता है, यानी फेरस स्टेज में आयरन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यही कैप्चर करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का भी हीम पार्ट, ठीक है, जहां पर आयरन प्रेजेंट होता है। और इसी आयरन की वजह से ये रेड कलर्ड दिखती हैं, ठीक है। Hence the color and name of the cells, ठीक है, इसी की वजह से कलर और नेम दोनों ही इसका पड़ा हुआ है, ठीक है। इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, कलरफुल रेड कलर्ड साइट्स सेल्स हैं, ठीक है, इरिथ्रोसाइट। A healthy man individual has 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। नोट डाउन, कितना? 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। और ये 12 to 60 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है अराउंड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। कितनी ऑक्सीजन? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? अराउंड 20 ml। कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हमने राउंड फिगर लिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे 14 ग्राम हीमोग्लोबिन को आइडियल कंडीशन में मान करके मेजरमेंट लिया है। तो 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को। क्लियर? These molecules play a significant role in transport of the respiratory gases. CO2 एंड O2 दोनों को कैरी करता है। CO2 को ये कम कैरी करता है एंड O2 की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ये कैरी करता है।
RBCs have an average life span of 120 days. कितने दिन जिंदा रहती हैं RBCs? RBCs जिंदा रहती हैं 120 डेज. क्लियर? ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब आप हाईलाइट करते हुए चला करिएगा साथ में. ठीक है? 120 डेज का मतलब कितना? 3 मंथ्स हुआ. 3 मंथ्स अराउंड ये इनकी लाइफ स्पैन होता है. और अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद ये इनकी डेथ कहाँ हो जाती है? जा करके इनकी डेथ हो जाती है स्प्लीन के अंदर. ठीक है? स्प्लीन एक छोटा सा रेड कलर्ड ऑर्गन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास में, इसे स्प्लीन बोलते हैं. और स्प्लीन में क्या होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोल रहे हैं. ठीक है? ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड क्या होता है? कब्रिस्तान. ठीक है? जितनी भी डेड आरबीसीज होती हैं कहाँ जाके इकट्ठा होती हैं? स्प्लीन में इकट्ठा होती हैं. और यही आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है. आपको भी पता है हमारी बॉडी कोई भी फिजूल की चीज अपनी बॉडी में नहीं रखती है. तो ये डेड आरबीसीज का क्या करेगी? डेड आरबीसीज का क्या करेगी? ये कुछ भी नहीं करेगी. कोई यूज नहीं है डेड आरबीसीज का. तो उस केस में इन्हें बॉडी से बाहर निकालना होगा. स्प्लीन से ये बाइल पिगमेंट बना लेंगी निकल करके. ठीक है? बाइल पिगमेंट में चली जाएंगी ब्रेकडाउन होने के बाद में. और इसी की वजह से, बाइल की वजह से या बाइल पिगमेंट की वजह से स्टूल का कलर कैसा आता है? येलो. ठीक है? और जब जॉन्डिस हो जाता है, लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, उस केस में ये डेड सेल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं. और हमारी जो आईज हैं या नेल्स हैं उनका कलर कैसा दिखने लगता है? येलोइश कलर दिखने लगता है. ठीक है? येलो कलर दिखने लगता है इन्हीं डेड आरबीसीज की वजह से. क्लियर? नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स आर डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी तो आपकी 5 टाइप्स की हैं. 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी हैं. इसके लिए अभी मैं बताऊंगी आपको ट्रिक, लर्न करने की ट्रिक. ठीक है? थोड़ा सा स्टडी करते हैं, देन वी विल डिस्कस द ट्रिक. Leukocytes are also known as white blood cells or white blood corpuscles as they are colorless due to the lack of hemoglobin. इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इनमें कोई कलर भी नहीं होता है. ये कलरलेस होती हैं. ल्यूकोसाइट बोला गया है. ल्यूकोसाइट क्या होती हैं? ल्यूको मीन्स क्या होता है? हमेशा कलरलेस के लिए यूज करता है, यूज किया जाता है ये टर्म. तो ल्यूकोसाइट आर कलरलेस. दे आर न्यूक्लिएटेड. ठीक है? न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है? नीचे ये बनी हुई हैं 5 टाइप्स की. शेप एंड साइज वी विल डिस्कस इन दिस फिगर. ओके? तो दे आर न्यूक्लिएटेड एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड. कितनी है? बहुत कम है ये क्वांटिटी में, 6000 to 8000. ठीक है? कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. लेसर होती है नंबर में और साइज में भी बड़ी होती है. एरिथ्रोसाइट से ल्यूकोसाइट साइज में थोड़ा सा बड़ी होती हैं. ठीक है? देख भी रहा होगा सबसे पहले ये आरबीसी बनी हुई है, देन ये प्लेटलेट्स बनी हुई हैं जो सबसे छोटी हैं साइज में, देन आपकी ये 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी बनी हुई है जो कि रिलेटिवली बड़ी हैं साइज में. ठीक है? जो बड़ा है वो कम है. और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड. शॉर्ट लिव्ड होती हैं. लाइफ स्पैन इनका छोटा होता है. इरिथ्रोसाइट्स का 120 डेज था, इनका अराउंड 10 to 13 डेज होता है लाइफ स्पैन. कितना होता है लाइफ स्पैन इनका? 10 to 13 डेज. बट इट में वेरी. ठीक है? मैंने ऑन एन एवरेज 10 to 13 डेज बताया है क्योंकि 5 टाइप्स की हैं. कुछ दिनों मतलब 2 to 3 डेज की ही उनकी लाइफ होती है. इट डिपेंड्स. ठीक है? वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज. वन ग्रेनुलोसाइट एंड अदर अग्रेनुलोसाइट. ठीक है? ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट. ग्रेनुलोसाइट वो होती हैं जिनमें बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है? वो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं. और जिनमें छोटे छोटे होते हैं इनमें भी ग्रेन्यूल्स, बट बहुत छोटे छोटे होते हैं, ना के बराबर होते हैं, उन्हें हम अग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है? डब्ल्यूबीसी. इसको आप जितनी भी चीज़ों को लिखा करिए, मतलब पढ़ा करिए एनसीईआरटी से, उनको फ्लो चार्ट के फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में अगर आप बनाओगे तो आपके लिए इजी होगा, लर्न जल्दी होगा. ठीक है? ग्रेनुलोसाइट एक साइड लिख लिया आपने, दूसरे साइड लिख लिया अग्रेनुलोसाइट.
अब इसमें मैं पूरे नाम नहीं लिखाऊंगी, कौन सी ग्रेनुलोसाइट है, कौन सी ग्रेनुलोसाइट है, उससे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। क्या बताएंगे? ट्रिक टाइम। सबसे अच्छी लगती है ट्रिक, क्योंकि वो हमें फटाफट लर्न करा देती है ये सब बड़ी चीज़ों को। ठीक है, 2 ट्रिक हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो लिख लो। ठीक है, नेवर ईट बनाना लाइक मंकीज, बंदर की तरह बनाना नहीं खाना है। नेवर ईट बनाना लाइक मंकीज। ठीक है, ये मुझे ज्यादा पसंद है। दूसरी भी है, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। ठीक है, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। इसको इरेज करके थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। लाइक लिखना था यहाँ पर, हमें क्या लिख दिया हमने? ठीक है, लाइक मंकीज। इसमें देख लो, स्टार्टिंग के जो ये 3 है, नेवर ईट बनानास, ये ग्रेनुलोसाइट्स में आएंगे। NEB किस में आएंगे? ग्रेनुलोसाइट्स में। और लाइक मंकीज यानी LM, ठीक है, ये आएंगे ग्रेनुलोसाइट्स में। अब नेम देख लो, ये क्या है? न्यूट्रोफिल्स। N फॉर न्यूट्रोफिल्स, E फॉर इओसिनोफिल्स एंड B फॉर बेसोफिल्स। ये स्टार्टिंग की तीनों, ये तीनों आएंगी ग्रेन्युलोसाइट में। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट ये ग्रेनुलोसाइट में आएंगे। ठीक है, लास्ट में भी 3 बनी हुई हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में 2 टाइप की है, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। एड्स होता है अगर किसी को, तो कौन सी लिम्फोसाइट्स इसमें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को मैसेज नहीं मिलता है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर किया है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ठीक है, कौन से लिम्फोसाइट को किल करता है एड्स का वायरस। ठीक है, चलो स्टडी करते हैं नेक्स्ट। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ WBCs, ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल आर different type of granulocyte, while lymphocyte and monocyte are the agranulocyte. ठीक है, क्लियर? ये तो हमने ट्रिक से ही सीख लिया इतना। We have 2 categories, ये वो। ठीक है, while lymphocyte and monocytes are granulocyte. clear? Neutrophils are the most abundant, इन सब में भी न्यूट्रोफिल ये वाली जो है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा abundant होती हैं। 62 कितने परसेंट? 65%। 60-65%। इसके लिए एक वर्ड भी यूज करते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस अगर देखो आप ध्यान से, ये देखो न्यूक्लियस इसका, ये पता नहीं कैसा स्ट्रिंग में इतना ज़्यादा न्यूक्लियस है इसमें। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? PMNL। क्या इसका फुल फॉर्म? PMNL, क्योंकि इसका न्यूक्लियस कैसा है? बहुत ज़्यादा, मतलब अलग अलग शेप का है, तो इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत सारे टाइप की है। पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्लियर? 60-65% है, PMNL है। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये जो भी बाहर से बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में, उनको किल करने के लिए एक बहुत मज़ेदार काम करती है। ये एक्चुअली फिक्स शेप की नहीं होती, इसमें स्यूडोपोडिया निकल आते हैं अमीबा की तरह, है ना। और अमीबा की तरह ये मूव करके बाहर निकल जाती है, कैपिलरी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, कैपिलरी से बाहर निकलने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डायापेडेसिस। ठीक है, कौन सी प्रोसेस करती है ये? डायापेडेसिस। और जाकर के खा लेती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी में किसी भी तरह की डिजीज कॉज करने वाला होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? किसी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने को फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस। तो इसमें कौन से 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं? एक तो फैगोसाइटोसिस, दूसरा डायापेडेसिस। ठीक है, PMNL इंपॉर्टेंट फॉर दिस। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल इसे क्यों बोल रहे हैं? न्यूट्रोफिल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूट्रो नाम से ही क्लियर हो रहा है, न्यूट्रल, हर चीज में न्यूट्रल। कैसे, किस चीज में न्यूट्रल है? जब हम स्टेन करते हैं,
स्टेनिंग करते हैं इनकी, तो क्या होता है, ये एसिडिक डाई से भी स्टेन हो जाएगा और बेसिक डाई से भी स्टेन हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इट इज न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपने ग्रेनुलोसाइट्स में ही इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल को एसिडोफिल्स भी बोल सकते हो, एसिडोफिल्स 2 to 3% होती हैं हमारी बॉडी में, और ये किसके लिए फंक्शन करती हैं, इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी एंड एलर्जिक रिएक्शंस के लिए ये परफॉर्म करती हैं। ठीक है, इम्यूनिटी एंड एलर्जी। नेक्स्ट है बेसोफिल्स, बेसिक डाई से ही कलर होती हैं और ये क्वांटिटी में सबसे कम है, सबसे कम 0.5 to 1% ओनली। ठीक है, ओनली 0.5 to 1% होती हैं ये, और इनका क्या फंक्शन होता है, बेसोफिल्स का क्या फंक्शन होगा, ये भी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगी, दैट इज सिक्रीशन ऑफ, यहाँ पर लिख रहे हैं हम किसका सिक्रीशन करती हैं, ऐसे करके तीर लगाएंगे, एक है ना, तीर दिल पे चला बिल्कुल, कौन से किनका सिक्रीशन करेंगी, सिक्रीट्स हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे ब्लड में थक्के जम जाएंगे और वो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, तो ये सिक्रीट करती है बेसोफिल्स, हेपेरिन एंड हिस्टामिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, वैसोडाइलेटर एंड वैसोकंस्ट्रिक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे एक बार थ्योरी को देख लेते हैं, क्योंकि हमने सारी जितनी भी ग्रेनुलोसाइट्स थी वो हमने कर ली हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबेंडेंट 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC, एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट, सबसे कम होती है बेसोफिल्स 0.5 to 1%, among them neutrophils and monocytes 6 to 8% are phagocytic cells। ठीक है, मोनोसाइट अभी हमने किया नहीं है, बट दीज न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल में मैंने बता दिया फैगोसाइटोसिस करती हैं, दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर, मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस करती हैं। ठीक है, ये 6 to 8% होती हैं एंड फैगोसाइटिक इन नेचर होती हैं, डिस्ट्रॉयज फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इन द बॉडी। Basophils secretes histamine, serotonin, heparin, etc. and are involved in inflammatory reactions। ठीक है, अब जैसे ही हमें कोई मतलब जैसे डंक मार देता है, बिच्छू डंक मार दे या कोई भी छोटा मोटा जानवर या चींटी भी काट लेती है, तो वहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये रिएक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। नेक्स्ट इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स कितनी होती हैं 2 to 3%, और ये इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं, प्लस एलर्जिक रिएक्शंस पर भी ये रिस्पॉन्ड करती हैं। क्लियर, एंड आर आल्सो, क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो हमने कर लिया, कुछ थोड़ा सा मेरा पेन भी इधर उधर चलता है। लिम्फोसाइट्स, नेक्स्ट जो अग्रेनुलोसाइट थी, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, उनको देख लेते हैं। मोनोसाइट कैसी थी, फैगोसाइटोसिस कर रही थी एंड डायपेटिसिस। जो फैगोसाइटोसिस कर रहा है वो डायपेटिसिस की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, वो डायपेटिसिस भी करेंगी। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होती हैं। सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट लिम्फोसाइट, दो टाइप की हैं ये, बी एंड टी, are of two major type, B and T forms. Both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body। इसीलिए जब इसमें से लिम्फोसाइट्स को किल कर देता है एड्स वायरस, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किन लिम्फोसाइट को सबसे ज्यादा हार्म करता है एड्स का वायरस। ठीक है, तो बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है और इंसान जल्दी बीमार होता है और बीमारी से रिकवर भी नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट। हमारी बॉडी में जब थ्रोम्बोपिनिया हो जाता है, ठीक है, कमी हो जाती है थ्रोम्बोसाइट्स की, तो क्या होता है, हमारी बोन मैरो में ही एक मेगा कैरियोसाइट बनता है, ये लिखा हुआ है मेगा कैरियोसाइट बर्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है,
बर्स्ट हो जाएगा, मेगा कैरियोसाइट बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और छोटे 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 थ्रोम्बोसाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट की कमी होती है, मेगा कैरियोसाइट फट जाता है बोन मैरो में जो कि प्रेजेंट होता है और छोटी छोटी थ्रोम्बोसाइट्स बन जाएंगी। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 मिलियन 1,50,000 to 3,50,000 platelets per mm cubic of blood. Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. जब हम coagulation and clotting of blood पढ़ेंगे ना, तो पूरी कैस्केडिंग एक चेन बनेगी। ठीक है, कैस्केडिंग रिएक्शन होती है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो पूरी एक चेन फॉर्म हो जाएगी हमारी। A reduction in their number can lead to clotting disorders which will lead to excessive loss of blood from the body. ठीक है, अगर प्लेटलेट्स कम होंगी, प्लेटलेट्स कौन सी डिजीज में कम होती, कॉमनली एक डिजीज सुनी होगी आपने, वैसे तो और भी कई डिजीजेस होती हैं, बट एक कॉमनली डिजीज सुनी हुई होगी और इस टाइम पर भी ये डिजीज बहुत हो रही है, बहुत कॉमन है बेटा। कौन सी है वो डिजीज? डेंगू। डेंगू में प्लेटलेट्स एक्सेसिवली गिर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स किसने दिया था, इसे किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आपने नाना पाटेकर की क्रांति मूवी देखी है? क्या करता है वो? कई सारे लोगों को एक साथ खड़ा करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आ जाओ और देखो क्या किसी का ब्लड अलग है, किसी का भी ब्लड अलग है, सब में खून बहता है, सबका ब्लड एक है करके वो अपना एक बोलता है। बट ऐसा नहीं है, आप तो साइंस के बच्चे हो, वो नाना पाटेकर थे, आप साइंस के बच्चे हो, आपको पता है यहाँ हिंदू मुस्लिम तो छोड़ो, घर में ही 4 लोगों का ब्लड ग्रुप अलग होता है, सभी का खून अलग है ना। तो कैसे वो खून अलग है, कैसे वो ब्लड अलग है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं और वो कैसे डिफाइन होते हैं, थोड़ा सा हम जेनेटिक्स को भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर, दिखता सिमिलर है। ठीक है, सबका ब्लड रेड दिखेगा बट डिफरेंट होता है, उसमें डिफरेंट एंटीजन डिफरेंट एंटीबॉडीज होती हैं। क्लियर? Various type of grouping of blood has been done to such grouping. The ABO and RH factor are widely used all over the world. ठीक है, ABO का मीनिंग क्या है? ABO जेनेटिक्स में अगर हम बात करें तो किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए, हमारी बॉडी में किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए 2 एलील प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए कितने एलील्स होते हैं? ह्यूमन के अंदर 3 एलील्स होते हैं। लेकिन 3 एलील कहाँ से आएंगे? हमारी बॉडी में 3 एलील के लिए स्पेस नहीं होता है, क्योंकि डीएनए तो इस शेप में होता है ना, 2 ही स्ट्रैंड है डीएनए में, तो एक एलील इस पर प्रेजेंट होगा, एक एलील इस पर प्रेजेंट होगा। 3 एलील तो हो नहीं सकते हैं, बट 3 एलील्स होते हैं, तो हमारे में कितने आएंगे? 2 आएंगे। उनमें से 2 का कॉम्बिनेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है हमारा ब्लड ग्रुप। ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगी कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं ब्लड ग्रुप के। एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन्स केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन्स ऐसा फैक्टर है जो कि इनहेरिटेड होता है, पेरेंट से आता है। इसके अलावा इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं जो कि इनहेरिटेंस का पार्ट नहीं है, नॉन इनहेरिटेड पार्ट है। ठीक है, नॉन इनहेरिटेड लिख लो, लिखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं कितना भी पढ़ने का of RBCs. ठीक है, A and B similarly the plasma of different individual contain 2 natural antibodies protein produced in response to antigen. एंटीजन के रिस्पॉन्स में ये प्रोटीन बनी है, रिस्पॉन्स में बनी है तो कैसी होंगी? अपोजिट होंगी। ठीक है, A है, अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगी उसमें। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अभी हम नीचे ये जो आपका चार्ट गिवन है ये भी करेंगे। पहले हम ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं IA, IB एंड IO। ये 3 एलील्स हैं हमारे पास। अगर किसी के अंदर ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप करना स्टार्ट करते हैं। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे अंदर। ये डीएनए इरेज करते हैं, गया। अब स्पेस बना है हमारे पास। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप लिखते हैं, कौन कौन से होते हैं। अगर कॉम्बिनेशन क्या है, आई ए, एक फादर से आई ए आया और एक फादर से आई ओ आ गया, ओ रेसेसिव होता है, ए डोमिनेंट होता है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, मदर से ए आ गया एलील, फादर से भी ए एलील आ गया, तो ए ब्लड ग्रुप बन गया, ठीक है। दोनों ही ए हैं, तो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है यहाँ पर, दोनों ही शो होंगे। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप हो सकता है बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, मदर या फादर से किसी से एक बी एलील आ गया और एक से ओ एलील आ गया। ओ एल रेसेसिव है तो उस केस में भी ये ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। और दूसरा केस तो यही हो सकता है कि दोनों से ही बी आ जाए, ठीक है। उसके बाद एक ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप कब बनता है, जब आई ए एंड आई बी दोनों ही एलील आ जाते हैं। एक मदर से आई ए आ गया, फादर से आई बी आ गया, ठीक है। तो दोनों ही एक साथ अपनी डोमिनेंस शो करेंगे। यहाँ पर कोई भी रेसेसिव नहीं है। रेसेसिव नहीं है तो यहाँ पे कौन सा केस बनेगा, कोडोमिनेंस का, ठीक है, कोडोमिनेंस। डिटेल में तो आप इसे जेनेटिक्स में ही करोगे, अभी बस ये कोडोमिनेंस शो करेगा, कोई भी रेसेसिव नहीं है तो ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट है ओ आई ओ, बस, ठीक है। ए बी और ओ के लिए सिर्फ एक ही आपका जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा, लेकिन ए एंड बी के लिए 2 आपके जीनोटाइप बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। 2 जीनोटाइप, ए एंड बी के लिए 2 जीनोटाइप, ए बी एंड ओ के लिए एक ही जीनोटाइप बनेगा। RH फैक्टर यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे देखेंगे। ऑन द आरबीसीज हो गया। इसके अपोजिट इसमें प्रोटीन बनेंगी। ए ब्लड ग्रुप है तो बी इसमें एंटीबॉडी होगी, बी ग्रुप है तो ए एंटीबॉडी होगी, ए बी है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ओ ब्लड ग्रुप है, यानी ओ ब्लड ग्रुप का मतलब यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। ओ या नॉट बोल सकते हो या 0 भी बोल सकते हो, इसे कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों ही बन जाएंगी, ए बी एंटीबॉडी बन जाएंगी, ठीक है। चलो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ आर गिवन इन द टेबल। ब्लड कैन नॉट you probably know that during blood transfusion any blood cannot be used। पुरानी मूवीज में देखा होगा, बहुत ज्यादा होता है, माँ का ही ब्लड मैच करना होता है, ठीक है। मतलब माँ खो गई है, सालों साल पहले खो गई है, नहीं मिल रही है, एकदम से प्रकट होगी माँ हॉस्पिटल में क्योंकि बेटा बीमार पड़ा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। और वो ब्लड दे करके चली जाएगी, क्यों, क्योंकि उसी का ब्लड मैच किया, बाकी किसी का डॉक्टर परेशान हो रहे थे, मैच ही नहीं हो रहा था ब्लड। क्या मैच करते हैं उसमें, यही एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस मैच करते हैं, और इसके अलावा RH फैक्टर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, you probably know that during blood transfusion any blood cannot be used। the blood of a donor has to be carefully matched with the blood of recipient। therefore any blood transfusion to avoid severe problem of clumping, ठीक है। clumping is destruction of RBCs। इसके अलावा coagulation भी हो सकता है, ठीक है। the donors compatibility is also shown in the 18.1। ब्लड ग्रुप ये चारों आपके गिवन है। एंटीजन्स, जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ओ एंटीजन कोई नहीं होता, यहाँ पे इसे नील या फिर नो या फिर 0 मान के चलो, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ को 0 बोल दो यहाँ पर, ठीक है। तो 0 में 0 ही होगा, एंटीजन नहीं होगा, कोई भी एंटीजन इनहेरिट नहीं हुआ है, तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट प्रेजेंट होंगी। अब डोनर्स ग्रुप देखते हैं। ओ तो देखो सभी में लिखा हुआ है, ये लिखा ओ सभी में, ठीक है। तो ओ क्या है, सबको अपना ब्लड दे सकता है। ओ इज यूनिवर्सल डोनर। और यहाँ पे कौन सा ओ निगेटिव। निगेटिव अभी हम स्टडी करेंगे RH फैक्टर में, ठीक है। अभी यहाँ पे जान लो सिर्फ कि ओ निगेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, क्लियर। और सबका ब्लड कौन ले रहा है, ये देखो, ए बी सबका खून पिए ले रहा है।
ए बी से भी ले रहा, ए से भी ले रहा, बी से भी ले रहा और ओ से भी ले रहा, सारे ब्लड ग्रुप से ले रहा, तो ए बी पॉजिटिव, कौन सा? ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, यूनिवर्सल, जल्दी जल्दी में हो जाती हैं ऐसी चीजें, यूनिवर्सल रिसिपिएंट या एक्सेप्टर, ठीक है, रिसिपिएंट। चलो नीचे की थ्योरी देख लेते हैं। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कौन होते हैं? ओ ब्लड ग्रुप के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं निगेटिव वाले, वो होते हैं यूनिवर्सल डोनर। एंड ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम द पर्संस ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, RH ग्रुपिंग, RH फैक्टर्स। क्या है RH फैक्टर? रीसस बंदर से लिया गया था, हम भी तो बंदर ही हैं, बंदर से हमारे पूर्वज थे बंदर, तो हमारी कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं मंकीज से। क्या है वो? रीसस से निकला RH फैक्टर, ठीक है। अनदर एंटीजन, द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी, ठीक है, रीसस मंकी के अंदर जो एक एंटीजन RH प्रेजेंट होता है उसी से सिमिलर एक एंटीजन हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, सिमिलर है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? RH, ठीक है। is also observed on the surface of RBCs of majority nearly 80%, कितने? 80% लोगों में RBC में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, 20% लोगों में प्रेजेंट नहीं होता है। बट इन 20% लोगों को सभी को प्रॉब्लम नहीं होती इसकी वजह से, बस कुछ खास लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पैरा, ठीक है, ये पूरा पैरा उसी प्रॉब्लम को लेकर के यहाँ पे बना हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, जिनमें है वो जो 80% लोग हैं वो RH पॉजिटिव, एंड दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट इज कॉल्ड RH निगेटिव, ठीक है, RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव, क्लियर। कौन से होते हैं? नेक्स्ट, एन RH निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, अगर RH निगेटिव को हमने ब्लड दे दिया पॉजिटिव का, will form specific antibodies against the RH एंटीजन, ठीक है। RH एंटीजन के अगेंस्ट क्या हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स करती है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स करती है, तो RH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगी, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? किल कर देंगी RBCs को, ठीक है, RBCs को किल करना स्टार्ट कर देंगी, तो ये फेटल हो सकता है या एक्सट्रीम एनीमिया कॉज कर सकता है, क्लियर। आगे देखते हैं इसको। Therefore RH, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी चलो पूछ लेती हूँ तुमसे। क्या क्वेश्चन हो सकता है? अगर एक मैन का ब्लड ग्रुप AB निगेटिव है, क्या उसे O पॉजिटिव ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता है, ठीक है, दे सकता है या नहीं दे सकता है? इसका आंसर मैं अभी इस चैप्टर के लास्ट में जब जैसे ही लेक्चर फिनिश होगा मैं आपको दे दूंगी आंसर, ठीक है, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो अब हम स्टडी करते हैं एक स्पेशल केस स्टडी। क्या करने जा रहे हैं अब हम? केस स्टडी। भविष्य में होने वाले डॉक्टर्स क्या करेंगे हम? केस स्टडी। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत एक्साइटेड हो जाया करो जैसे केस स्टडी आया करे। केस स्टडी क्या है? एक मैन है, वो है RH पॉजिटिव। मैन कैसा है? RH पॉजिटिव, और उसने शादी कर ली है एक व्यूमेन से जो कि है RH निगेटिव, ठीक है। उसमें हुआ फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी अकर हुई, यहाँ पर फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई। क्या कोई भी ब्लड मिक्सिंग होगी वीमेन एंड बेबी के अंदर? नहीं होगी। और चूंकि मैन RH पॉजिटिव है तो वो कैसा है? डोमिनेंट है, तो बच्चा कैसा होगा? RH पॉजिटिव बच्चा होगा। और कैसी मदर के अंदर है? RH निगेटिव। अभी मैंने बताया यहाँ पर
पॉजिटिव निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, पॉजिटिव निगेटिव को कभी भी ब्लड नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर बेबी जो वीमेन के वूम में है वो ही पॉजिटिव है और वीमेन निगेटिव है, उस केस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं? हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी? RH पॉजिटिव बच्चा 9 मंथ तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से जुड़ा रहेगा, किसी भी तरह की ब्लड मिक्सिंग नहीं होने पाएगी, ठीक है। 9 मंथ कोई भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी बेबी एंड मदर के अंदर, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा के थ्रू, वहां से उसे न्यूट्रिएंट्स और जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस है वो मदर से मिल रहे हैं, ठीक है। बट जब प्लेसेंटा का कनेक्शन टूटेगा मदर से, तब उसका ब्लड थोड़ा सा मदर के में मिक्स हो जाएगा और मदर क्या बना लेगी? एंटीबॉडीज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। कब? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ blood mixes and form antibodies against RH positive factor, antibodies। लेकिन ये मदर को हार्म नहीं करेगा, ये मदर को हार्म नहीं करेगा। अब इसके बाद होने वाली प्रेगनेंसीज, जो सबसीक्वेंट प्रेगनेंसीज होंगी, लाइक सेकेंड प्रेगनेंसी अगर होती है, उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है वोम में होने वाले बच्चे को वहां पर, ठीक है। अगर वो अगेन पॉजिटिव है और उसके अगेंस्ट वहां पे एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो उसमें क्या करेंगी? उसकी आरबीसीज को किल करना स्टार्ट कर देंगी और उसमें क्या हो जाएगा? सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है उस बेबी को, ठीक है। इट मे बी फेटल ऑल्सो। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रो मीन्स होता है आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट आरबीसीज है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्ट हो जाएंगी, किल हो जाएंगी। ब्लास्टोसिस फिटेलिस, किसकी? फीटस की, ठीक है। तो फीटस की अगर आरबीसीज किल हो गई, उस केस में क्या उससे हो जाएगा? एनीमिया और जॉन्डिस, ठीक है। एनीमिया या जॉन्डिस हो सकता है मदर के पेट के अंदर ही। और इस कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पर एक काम किया जाता है। जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होती है, फर्स्ट बेबी जैसे ही बाहर आता है, मदर को एक इंजेक्शन दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? इंजेक्शन। क्या नाम है उसका? ये देखो लिख दिया मैंने, रोगम। रोगम, रोगम दे देते हैं, ठीक है। रोगम क्या करता है? उन एंटीबॉडीज को फॉर्म होने से रोक देता है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होता है, ब्लड मिक्सिंग होता है, एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होती है, वैसे ही उसे क्या दे देते हैं मदर को? रोगम, ताकि सेकेंड बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसे एनीमिया या जॉन्डिस ना होने पाए, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की कंडीशन ना आए। चलो देख लेते हैं एक बार थ्योरी। वैसे तो ये जितना मैंने इधर फ्लो चार्ट बना दिया है या चार्ट बना दिया है, दिस इज इनफ, जितना भी थ्योरी दिया है यहाँ पे उसके लिए। बट एक बार थ्योरी देखना जरूरी है, क्योंकि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, एक भी लाइन हमारी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर RH ग्रुप should also be matched before transfusion. A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of the pregnant mother, RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus, ठीक है। fetus RH positive, mother RH negative. RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी मिक्सिंग या नहीं होती है, एक दूसरे के ब्लड के कांटेक्ट में मदर एंड चाइल्ड या बेबी या फीटस नहीं आता है। लेकिन जब चाइल्ड बर्थ होता है, क्यों नहीं आता है कांटेक्ट में? क्योंकि दोनों एक कनेक्शन के थ्रू जुड़े हैं जो कि वेल सेपरेटेड है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं मदर और बेबी, तो प्लेसेंटा की वजह से ब्लड मिक्सिंग नहीं होने पाती है यहाँ पर। However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus, ठीक है।
जब चाइल्ड बर्थ होता है, प्लेसेंटा का कनेक्शन ब्रेक होता है, तब थोड़ी से चांसेस होते हैं कि दोनों के ब्लड की मिक्सिंग हो जाए। तो वहां पर इस तरह की सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कॉज होगी। फर्स्ट बेबी को तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो तो बाहर आ गया। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज। क्या बनाने लगी मदर? एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर बॉडी इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज। आने वाली, भविष्य में होने वाली प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम होगी। द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर which is RH negative can leak into the blood of the fetus which is RH positive and destroys the fetal RBCs। ठीक है, फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। RBCs डिस्ट्रॉय होंगी तो दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। ठीक है, अब के डेट में तो ऐसा नहीं होता है। पुराने टाइम में बहुत सारे बच्चे मतलब डेड ही पैदा होते थे। लैक ऑफ नॉलेज थी, लोगों को नहीं पता था कि ये नेगेटिव पॉजिटिव का भी चांस होता है, केस होता है कुछ। ठीक है, तो नहीं पता होने की वजह से बहुत सारे बच्चे डेड ही बॉर्न होते थे। अब क्या है, पहले से ही डॉक्टर इतना एडमिनिस्टर करते रहते हैं। अगर जॉन्डिस या इस तरह के एनीमिया का केस मिलता है तो वो उस बेबी को सुरक्षित 7th मंथ में या 8th मंथ में निकाल लेते हैं। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। This can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother, which is Rogam. ठीक है, immediately after the delivery of the first child. Okay. Next है coagulation of blood. I think it is clear. अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपको नहीं पूछना है। टीचर आपका सिर्फ आपको बताने के लिए है, चीज़ों को समझाने के लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो आप बेफिक्र होके बिना किसी हेजिटेशन के कि कैसा क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ या नहीं पूछ सकता हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अगर आपको जरा सा भी डाउट है, डाउट आपको अपने मन में नहीं रखना है बस। ठीक है, सीधी सी बात, डाउट नहीं रखना है हमें, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी एक काम करना है, डाउट नहीं रखना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। ठीक है, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाले वीडियोस का। स्टार्ट करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ। क्यों अपने आप को हर्ट करोगे भाई? ऐसा भी कौन सा तुम्हें प्यार में धोखा मिल गया? एक जाएगी दूसरी आएगी। ठीक है, अभी तो तुम छोटे से बच्चे हो, कौन सा तुम्हें बिल्कुल गहराई वाला प्यार हो गया, एकदम डेप्थ वाला कि तुम अपने फिंगर काटोगे या फिर अपने आप को हर्ट करोगे? कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल तो 21st सेंचुरी में जी रहे हो, एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगी दूसरी आएगी, है ना, इस जमाने में जी रहे हो। लेकिन फिर भी अगर कट जाती है, व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, नहीं, व्हेन एक्सीडेंटली कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, तो योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज़्यादा लंबे टाइम ब्लड नहीं बहता, उस पर एक थक्का सा जम जाता है ना। हम उस थक्के की बात कर रहे हैं, उस थक्के की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। डू यू नो व्हाई? ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू द इंजरी और ट्रामा। यहाँ पर भी हम पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद में हम इस थ्योरी को देखेंगे तो हमें जल्दी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं इंजरी से। सबसे पहले क्या हुई? चोटू लगी आपको, इंजरी हो गई, है ना। मेरी भी आदत थोड़ी सी हो गई है, चोटू लग गई, ये हो गया ऐसे बोलने की, क्योंकि मेरी बेटी अभी 1 ईयर ओल्ड है और उसे इसी तरह से पैम्परिंग करनी पड़ती है। इंजरी हो गई या ट्रॉमा हो गया आपको, तो उस केस में क्या होगा? आपकी प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाएंगी। एंटी कोगुलेंट वाला जितना डिपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। आओ भाई, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं सब आ जाओ, हमारा काम आ गया है आज। किसका काम आ गया है? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स हेड हैं इस डिपार्टमेंट के। ठीक है, सबसे पहले प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गई कि अरे भाई चोट लग गई है, ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई है। प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगी तो किससे एक्टिवेट करेंगी? अपने साथ साथ में एक्टिवेट करेंगी प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगी और प्रोथ्रोम्बिन इसके बाद एक्टिवेट। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव स्टेज है इन प्लाज्मा, ये एक्टिव स्टेज में आएगा। एक्टिव स्टेज में किसकी हेल्प से आएगा? एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है? थ्रोम्बोकाइनेज।
थ्रोम्बोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ Ca2+, ठीक है। Ca2+ की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज हार्मोन कन्वर्ट्स इनटू द थ्रोम्बिन, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गया? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। और ये एक और चीज को एक्टिवेट करता है। अभी हमने ऊपर एक और कोगुलेशन सब्सटेंस पढ़ा था, क्या था वो? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन फिब्रिनोजन ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट था, प्लाज्मा प्रोटीन है। फिब्रिनोजन एक्टिवेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में। और ये भी एक्टिवेट कब होता है? जब Ca2+ प्रेजेंट होगा। अगर कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी में होगी तो ब्लीडिंग होती रहेगी कॉन्टिन्यूसली, मतलब ब्लीडिंग में जो क्लॉटिंग है वो काफ़ी डिलेड हो जाएगी और काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। देखो एक पूरी चेन बन गई है, हमें बस इसी चेन को इस पूरे पैरा में स्टडी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। Blood exhibit coagulation or clotting in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of the cut or injury. हमने देखा होगा जहाँ भी आपके कट हो जाता है उसके ऊपर क्या बन जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का एक थक्का सा जम जाता है और धीरे धीरे वो थक्का सूख जाता है और क्या बना लेता है? वो तो आप जो भी बोलते हो उसे पपड़ी, खुरंट जो भी बोलते हो, ठीक है, वो बना लेता है रेडिश ब्राउन स्कम। यहाँ पे बड़ा भयानक नाम दे रखा है उसका, अमेरिका वाला नाम, ब्रिटिश नेम, ठीक है। स्कम हम बोलेंगे उसको पपड़ी या खुरंट, ठीक है। वो बन जाता है एट द साइट ऑफ द कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अ क्लॉट और कोगुलम formed mainly of a network of threads called fibrin, ठीक है, fibrins, ठीक है, fibrins बना लेता है। जो ये डेड पार्ट है, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके ऊपर मतलब सिल दिया उसको, जैसे डॉक्टर सिलाई करते हैं ना आर्टिफिशियली, भगवान ने हमारे पास सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक भेजा हुआ है, वो हमारा वहाँ पे स्कम बन जाएगा, ठीक है। फिब्रिन होंगे, वो जो नेटवर्क होगा थ्रेड्स का, दैट इज फिब्रिन, in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. Dead and damaged formed element RBC, WBC and platelets are trapped. Fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin, ठीक है। कौन सा? थ्रोम्बिन ने ही तो फिब्रिनोजन को एक्टिवेट किया। In turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. थ्रोम्बिन किससे बना था? प्रोथ्रोम्बिन से। An enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ? थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बिन ने फिर किसको एक्टिवेट किया? फिब्रिनोजन को। फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करके क्या बनाया? फिब्रिन, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये पैरा? This complex is formed by a series of linked enzymes, ठीक है। रिएक्शन, अब कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड क्या है? जो चेन के फॉर्म में होती रिएक्शन, जो चेन के, देखो चेन बन रही है ना सामने पूरी, तो चेन के फॉर्म में जो रिएक्शन होती है दैट इज कैस्केड रिएक्शन, ठीक है। इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा in an inactive stage. An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation, ठीक है। सबसे पहले प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई, प्लेटलेट्स ने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोकाइनेज की एंड कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया गया, थ्रोम्बिन ने एक्टिवेट किया फिब्रिनोजन को और फिब्रिनोजन एक्टिवेट होकर के किस फॉर्म में आया? फिब्रिन के फॉर्म में, ठीक है। सर्टेन फैक्टर released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. Calcium ions plays a very important role in clotting. देख ही रहे हो कैल्शियम आयन क्या कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट थोड़ा सबसे लास्ट अब पार्ट करेंगे क्योंकि सर्कुलेटरी पाथ पे हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। लिम्फ टिश्यू की बात करेंगे। टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसी के नाम है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
क्योंकि ये सेल के बीच में जो स्पेस होता है, सेल और ब्लड वेसल के बीच में जो खाली स्पेस होता है वहां पर ये बन जाता है, ठीक है। As the blood passes through the capillaries in tissue, some water along with many small water soluble substances move out in the space between the cell of tissue, leaving the larger protein. एक बार स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बना लेते हैं। हम सारी चीजें ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं। आज तो सारा स्ट्रक्चर एक साइड में बन रहा है, सीरीज एक साइड में बन रही है, देन हम स्टडी कर रहे हैं थ्योरी को, ठीक है। इससे हमारी थ्योरी काफी इजी हो जाती है। टिश्यू बनाएंगे, छोटा सा सेल्स बनाए, ठीक है। ये हमारे टिश्यू हो गया। इसके पास से क्या निकली है, एक ब्लड वेसल निकली है। ब्लड वेसल में बहुत कुछ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है, जो भी लिखना है लिख लो, प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, बहुत कुछ प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है ना, कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं, और कुछ लेने देने में कुछ बीच में रह जाता है, ठीक है। लेन देन में कुछ बीच में गिर गया, वही होता है हमारा लिम्फ, ठीक है। ये खूब सारा लेन देन किया यहाँ पर हमने टिश्यूज के साथ में, और कुछ मटेरियल्स या सब्सटेंसेस हमारे बीच में ही रह गए, इन्हीं को बोलते हैं तो लिम्फ। लिम्फ को एक और चीज से डिफाइन कर सकते हैं, ब्लड विदाउट आरबीसीज, ठीक है। आरबीसी के अलावा लिम्फ में बाकी सब कुछ हो सकता है, ठीक है। इसलिए लिम्फ का कलर कैसा होता है, एकदम कलरलेस होता है या वाइट होता है, ठीक है, वाइट या कलरलेस होगा। As the blood passes through the capillaries in tissue, some water along with the many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of tissue, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessel. Formed elements maximum तो blood vessel के अंदर रह जाते हैं, स्पेशली आरबीसीज बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती, बट फेगोसाइटोसिस करने वाली डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाती हैं, ठीक है, वो बाहर आ जाती हैं। तो डब्ल्यूबीसी हो सकती है, प्लेटलेट्स छोटी होती हैं तो वो भी आ जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बाहर नहीं आते हैं। This fluid released out is called the interstitial fluid or tissue fluid. क्या बोलते हैं इसे, interstitial fluid या tissue fluid. It has the same mineral distribution as that in plasma. इसमें भी वही minerals, वही nutrients, वही gases होती हैं जो प्लाज्मा में present होती हैं। Clear? Exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and cell always occur through this fluid. ठीक है, इस फ्लूइड से होकर ही एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होगा। तो एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, दो टाइप का सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और कंटिन्यूसली वर्क करता है। ये जो लिम्फ इकट्ठा हो गया ना हमारे सेल टिश्यूज के बीच में, ये लिम्फ वापस इकट्ठा कर करके वापस ब्लड वेसल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ ले जाकर डाल दिया जाएगा, वापस इकट्ठा करके ले जाया जाएगा, लिम्फ वेसल के थ्रू ब्लड वेसल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जितना निकला गया वो हमारा लॉस नहीं होगा, वो वापस हमें मिल जाएगा, ठीक है। लिम्फ वेसल के बारे में एक चीज और जान लो, लिम्फ वेसल्स जो होती हैं, जैसे ब्लड वेसल होती हैं दोनों साइड से ओपन है, ये देखो, बट लिम्फ वेसल इस तरह से होंगी, अगर यहाँ पर बनाया तो इस तरह से होंगी, एक साइड से क्लोज्ड होती हैं और एक साइड से ओपन होती हैं। क्लियर? लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन्स, ठीक है। कहाँ डाल देगा जाके, मेजर वेन्स में। वेन्स कौन सी, वेना केवा में, ठीक है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, कैसा होता है, कलरलेस होता है, और कंटेन्स स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स which are responsible for the immune response. हमने इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स में भी पढ़ा था, किससे बन रही थी, लिम्फोसाइट से बन रही थी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। सब कुछ कनेक्टेड होता है। अगर आप हर चीज स्टडी करोगे प्रॉपर वे में तो आप देख रहे होगे, डाइजेशन से भी हम कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, रेस्पिरेशन से भी कनेक्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किया, उसके आगे नर्वस सिस्टम एंड जितना भी करेंगे लोकोमोशन, वो सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा हमारा, ठीक है। तो एक एक लेक्चर को मतलब प्रॉपर्ली आपको एक तरफ से स्टडी करना। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हो तो यू हैव टू डू ऑल द ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो आपका कनेक्शन ज़्यादा बेटर बनेगा सभी चीज़ों के साथ में।
Lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteals. ये देखो, ये हमने पढ़ा था डाइजेशन में, है ना। डाइजेशन में देखा था जो फैट था, फैट ड्रॉपलेट्स जो थी, फैटी एसिड यानी ग्लिसरॉल जो था, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने का टाइम आता था विली में, तो वो डायरेक्टली ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब नहीं होता था। उसके लिए क्या प्रेजेंट थी, लैक्टियल्स प्रेजेंट थी। और ये क्या बना लेता था, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर आता था तो ये काइल के फॉर्म में आता था। ठीक है, काइल के फॉर्म में आता था टिश्यू के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का टिश्यू था उसके अंदर आता था, एपिथेलियम के अंदर उसकी, और उसके ऊपर प्रोटीन का कवर चढ़ जाता था। प्रोटीन का कवर चढ़ने के बाद क्या बन जाता था, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, स्पेलिंग काइलोमाइक्रोन, ये सब याद आ रहा होगा अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, काइलोमाइक्रोन को लैक्टियल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाद में ले जाकर ब्लड वेसल्स में डाल देती हैं। ठीक है, तो फैट का एब्जॉर्प्शन इसी मेथड से होता है। फैट कभी भी डायरेक्टली कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होता है ब्लड में। ठीक है, तो लैक्टियल्स के थ्रू इंटेस्टाइनल विली में ये एब्जॉर्ब होता है। क्लियर, यहीं तक हम करेंगे आज। चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका एक एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इफ़ यू कैन तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट एंड लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अब सर्कुलेटरी पाथवे हार्ट एंड हार्ट बीट के साथ में, जो करेगी लव डब। ठीक है, तब तक के लिए फिर बाय बाय।